Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is इल्तुतमिश। इल्तुतमिश या अल्तमिश इसे उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। ये स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ममलूक डायनेस्टी के किंग थे, ठीक है। 1211 से 1236 तक इन्होंने रूल किया। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का कि हु वाज इल्तुतमिश, उसका कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, क्योंकि उसने जो स्लेव डायनेस्टी है उसके रूल को बड़ा कंसोलिडेट किया था, ठीक है। इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। एंड एस्टिमेट ऑफ हिज रूल, उसके क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे कि विच सॉर्ट ऑफ रूलर ही वाज, ठीक है। हिस्टोरियंस व्यू देखेंगे कि डिफरेंट हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, उनकी कोटेशंस वगैरह हम लेक्चर में साथ साथ ही देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल सी द कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका कंप्लीट नाम था, ठीक है। 1211 टू 1236 तक उसने रूल किया हमारे सब कॉन्टिनेंट को। वॉज द थर्ड ऑफ द ममलूक किंग्स, ठीक है। ये तीसरा किंग था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। तो ममलूक किंग्स हु रूल्ड द फॉर्मर गोरी टेरिटरी, जो गोरी एम्पायर ने जो टेरिटरीज एनेक्स की थी उसको रूल किया इन द नॉर्दर्न इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम सॉवरन टू रूल फ्राम दिल्ली, ठीक है। इसने दिल्ली में अपना जो है कैपिटल कायम किया एंड इज थस कंसिडर्ड द इफेक्टिव फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी कहा जाता है। सोल्ड इन टू स्लेवरी एज अ यंग बॉय, सबसे पहले ये क्या बेचा गया, ठीक है। इसकी डिटेल में बताता हूँ। इल्तुतमिश स्पेंट हिज अर्ली लाइफ इन बुखारा एंड गजनी under multiple masters. In the late 1190s, the Ghurid slave commander Qutbuddin Aibak purchased him in Delhi, thus making him the slave of a slave. Iltutmish rose to prominence in Aibak's service and was granted the important इक्ता of Bedouin. अब इन्हें स्लेव्स क्यों कहा जाता है? स्लेव्स, ठीक है, क्योंकि ये बेचे गए थे बाज़ारों में मुख्तलिफ। इल्तुतमिश बेचा गया था, ये बताया हुआ है बुखारा के बाज़ार में, और वहाँ पर इसको किसने ख़रीदा? इसके उस टाइम के मास्टर्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसने इसकी अच्छी देखभाल की, अच्छी परवरिश की, और बड़ा कर कर एक सूबा मींस एकता उस टाइम बोलते थे, एक सूबे के इक्विवेलेंट है, इतना इलाके का गवर्नर बना दिया, जिससे इसने रूलरशिप सीखी। और उसके बाद लीडरशिप स्किल्स आने के बाद इसने बाद में जब अपना टाइम आया तो ये रूलर बन गया, ठीक है। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, ठीक है, उसे भी बेचा गया था। उसे उसके मास्टर ने गालिबन गौरी ने ख़रीदा था, और गौरी का ये क्या बन गया था? हेयर बन गया था, ठीक है। हेयर मींस उसका वारिस बन गया था, ठीक है। गौरी का ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके बच्चे भी बीच में आए थे, लेकिन उन्होंने एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाया। उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसलिए इन्हें स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ ग़ुलाम थे। जैसे तो हिस्टोरिकल होता है किंग का बेटा किंग, आगे से उसका बेटा किंग, प्रिंस, इस तरह सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पर ग़ुलामों को पालते थे, ख़रीदते थे, पालते थे, उनकी अच्छी परवरिश करते थे, और उन्हें ही नेक्स्ट मास्टर बना देते थे, ठीक हो गया। तो इल्तुतमिश का इंट्रोडक्शन। दो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फर्स्ट स्लेव सुल्तान, बट बिकॉज ऑफ हिज सडन डेथ 1206 टू 1210 इल्तुतमिश कंसोलिडेटेड द एम्पायर, सो रियल फाउंडर वाज इल्तुतमिश, ठीक है। ये क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जल्दी फौत हो गया था, तो इसी वजह से इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है। फिर जी कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, वीक रूलर आराम शाह, प्रीडिसेसर ऑफ एंड सन ऑफ ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब फोत हुआ 1210 में, ठीक है, तो उसके बाद उसका बेटा बना बादशाह आराम शाह, लेकिन ही वॉज वीक या इनकॉम्पिटेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। उसने अपने एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके बाद इल्तुतमिश आया। सो रेबल इमर्ज बिकॉज रूलर कुडंट कंट्रोल। नसीरुद्दीन कबाचा एक गवर्नर था उस टाइम उच एंड मुल्तान के एरिया का, ठीक है। ऑक्युपाइड लाहौर एज वेल, ठीक है। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह गवर्नर बनता है या किंग बनता है, तो उसकी किंगशिप में ही उन्हीं का एक गवर्नर है नसीरुद्दीन कबाचा, जो कि उनकी सरबरस्ती में था, लेकिन वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, ठीक है जी, बगावत कर देता है। उच और मुल्तान के एरिया का वो गवर्नर था, वो लाहौर को भी अपने कब्जे में ले लेता है। मींस एक बादशाह हो और उसकी रूलरशिप में ही उसका एक गवर्नर उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, ठीक है। अली मर्दान खलजी from Bihar and Bengal stopped sending tribute to Delhi Sultanate.
ट्रिब्यूट क्या होता है जी? खराज भेजना, खराज उर्दू में बोलते हैं इसे खराज, ठीक है। अब पहले क्या होता था, अब सूबों में गवर्नर्स लगा देते थे, वहाँ की तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन गवर्नर्स को दे देते थे, वहाँ पर आर्मी भी वही कंट्रोल करते थे, और वहाँ से जो टैक्स वगैरह कलेक्ट होता था वो भी वही कलेक्ट करते थे, और एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते थे, ठीक हो गया। तो बिहार बंगाल का जो अली मर्दान खलजी था वहाँ का गवर्नर, उसने दिल्ली सल्तनत मींस आराम शाह की गवर्नमेंट को खराज भेजना बंद कर दिया था। इट मींस एक एक इंडिकेशन है कि वो अभी एक तरफ से इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा था। ताजुद्दीन यल्दज़ गजनी सुल्तान इंटरफेयर्ड एंड ट्राइड डोमिनेंस, ठीक है, ये एक और फैक्टर आ गया, ठीक है। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स मींस आपकी ज़मीन आपके हाथों से निकल रही थी, लोग खुद आज़ादी ले रहे थे। अब हुआ क्या, अब करना क्या था, सप्रेशन ऑफ नोबल्स, ठीक है। और फॉर्मिडेबल चैलेंज था जी कि नोबल्स को आपने दबाना है। नोबल्स कौन थे? उस टाइम की अशराफिया थी, ठीक है। नोबल्स आप समझ लें, नोबल्स ही थे जो कि किंग को मशवरा देते थे, वो किंग को काफ़ी टाइम डोनेट भी करते थे। एक तरह की कैबिनेट हो जाती थी, ठीक है, आप किचन कैबिनेट कहें या दूसरी कैबिनेट कहें, किंग को सपोर्ट करते थे बारह, लेकिन उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था। ये रिलीजियस पर्सनस भी होते थे, ठीक है, रिलीजियस पर्सन भी होते थे, ये अमीर लोग भी होते थे, एलिट्स भी होते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे, या आप जागीरदार वडेरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते थे किंग के डिसीजंस को। तो ये बड़े बिगड़े हुए थे, बिगड़े हुए इन द सेंस के दे वर नॉट इन कंट्रोल ऑफ किंग, ठीक है। तो उन्हें कंट्रोल करना भी एक फॉर्मिडेबल चैलेंज था। डिफीट एंड कैप्चर ऑफ यल्दज़, ये जो यल्दज़ है, ताजुद्दीन यल्दज़ गजनी सुल्तान था, उसको भी डिफीट करना था। 1216 में डिफीट कर लिया गया। इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दज़ इन लाहौर, हु डिफीटेड कबाचा, ग्रेट विक्ट्री, ठीक है, फाइनल ब्रेक विद गजनी। अब नसीरुद्दीन कबाचा ने क्या किया था, वो जो लाहौर और उच्च एरिया का गवर्नर था, उसने लाहौर पे भी कब्ज़ा कर लिया और आज़ादी का ऐलान कर दिया। उसे कौन हराता है? ताजुद्दीन यल्दज़। और ताजुद्दीन यल्दज़ को कौन हरा लेता है? इल्तुतमिश। लिहाजा वो जो उच्च मुल्तान और लाहौर का सारा एरिया जो है वो किसके कब्ज़े में आ जाता है? इल्तुतमिश के, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, ये गजना से जो गजनी का एरिया था वहीं से, क्योंकि ये हुक्मरान आए थे सबसे पहले, महमूद गजनवी, उसके बाद गौरी वगैरह, तो लिहाजा वहाँ से ये ताजुद्दीन यल्दज़ आया था, तो इनका ताल्लुक वहाँ से ख़राब हो गया, ठीक है। वहीं के रूलर को एक आप हरा रहे हो सब कॉन्टिनेंट में, तो वहाँ के एरिया के साथ आपका ताल्लुक तो ख़राब होना ही है, ठीक है। डिफीट ऑफ नसीरुद्दीन कबाचा। अब नसीरुद्दीन कबाचा की बारी आई जी। डिफीटेड कबाचा हु रिट्रीट टू सिंध, ठीक है, वही वो हारा किससे, पहले इससे हारा, इल्तुतमिश से हारा, और वो सिंध की तरफ भाग गया। मंगोल इन्वेजन ऑफ 1220 टू 1224, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मंगोल्स ने, जो चंगेज़ खान या जिसे गेंगिस भी बोलते हैं, उसने पूरी दुनिया मींस जो नॉन वर्ल्ड थी, ये सब कॉन्टिनेंट हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, इस एरिया में बड़े कब्जे किए थे, तो उनको हराना तो बहुत ही मुश्किल था। अब गेंगिस खान रेडेड वेस्टर्न इंडो पाक परसुइंग जलालुद्दीन शाह ऑफ ख्वारज़म, जो ख्वारज़म का इलाका जो ईरान एंड अफ़गानिस्तान का एरिया था, इस एरिया का जो शाह था, जलालुद्दीन शाह जो था, उसको हराने के लिए जो गेंगिस खान है या चंगेज़ खान है, उसने वेस्टर्न इंडो पाक, अब है कि आप ज़रा नक्शे को गौर से देखें, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का एरिया है, ये सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ऐसे करके इंडिया का है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान आ गया, यहाँ पे ईरान आ गया। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इस एरिया पर किसने रेड किया? इसने चंगेज़ खान ने, ठीक है। तो जलालुद्दीन बेग्ड शेल्टर, इल्तुतमिश रिफ्यूज, गेंगिस अप्रिशिएटेड। अब जब इसने चंगेज़ खान ने इसको हरा दिया, ठीक है, जलालुद्दीन को, वो भागा होगा इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में आकर उसने इससे शेल्टर मांगा कि मुझे पनाह दो। किससे शेल्टर मांगा? इल्तुतमिश से। अब इल्तुतमिश को पता था कि मैं अगर इसे पनाह दूंगा तो इट मीन्स मैं किसको शेल्टर दे रहा हूँ? चंगेज़ खान के दुश्मन को शेल्टर दे रहा हूँ, उसे पनाह दे रहा हूँ, लिहाजा मैं ज़बरदस्ती चंगेज़ खान के साथ दुश्मनी मोल ले रहा हूँ, तो चंगेज़ खान फिर मेरे पे हमला करेगा, लिहाजा इसने आगे से उसे रिफ्यूज नहीं दिया, उसे शेल्टर नहीं दिया। जो बात किसको पसंद आई? चंगेज़ खान को, ठीक है। अब कहते हैं कि चंगेज़ खान इस एरिया में, इसी एरिया में वेट कर रहा था कि इल्तुतमिश क्या करता है, अगर इल्तुतमिश इसे पनाह देता है तो फिर हम अटैक किस पे करेंगे? इंडिया पे करेंगे, ठीक है। लिहाजा इल्तुतमिश ने एक क्लेवर चाल चली और उसने उसे पनाह नहीं दी। इल्तुतमिश
अवॉइडेड मंगोल थ्रेट, अदरवाइज हिज एम्पायर वुड हैव एंडेड फॉर एवर, वरना ये जो एम्पायर वो खड़ा कर रहा था वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता। नंबर 5 जी, कबाचा फाइनली डिफीटेड इन 1228, कबाचा फाइनली ब्रंग टू ओबीडियंस इन 1228, ड्रोन्ड इन इंडेस वाइल एस्केपिंग इन अबाउट, वो पहले जैसे हारा पंजाब से वो सिंध की तरफ भागा और एट द एंड जो है उसे अपना फर्माबरदार बनवा दिया गया था, लेकिन वो फिर सिंध में बह गया और क्योंकि वो भाग रहा था। ठीक है, रिकंक्वेस्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल, वो जो जहाँ के गवर्नर ने नसीरुद्दीन ने आपको ट्रिब्यूट देना या खराज देना बंद कर दिया था, उसका क्या किया जी, बंगाल गवर्नर डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, एनेक्स्ड बिहार, सॉ ट्रिब्यूट्स, सो सबड्यूड बाय नसीरुद्दीन सन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है, तो उसको भी कब्जे में ले आया। ठीक है, इल्तुतमिश का जो बेटा था उसके टेन्योर में उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया, उससे ट्रिब्यूट्स या खराज दोबारा हासिल करना शुरू कर दिए गए। इन्वेस्टिचर फ्रॉम द कैलिफ इन 1929, कैलिफ ऑफ बगदाद अल मुस्तनसिर बिल्ला, ठीक है, ग्रांटेड इन्वेस्टिचर ट्रस्ट मींस ट्रस्ट, सो अथॉरिटी लीगल होगी। अब 1919 में क्या होता है, वो जो यल्दस के साथ लड़ाई हुई थी, गजना के साथ ब्रेक हो चुका था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1929 में क्या होता है कि अल मुस्तनसिर बिल्ला के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। वहाँ पर जो कैलिफ था, ठीक है, वो जो मुसलमानों का एक कैलिफ का सिलसिला चल रहा था, गालिबन उस टाइम अब्बासी रूल था, तो ये 19 नहीं है, ये 12 होगा। ठीक है, ये 1229, ठीक है, ये गलत हो गया। तो उसने एक इन्वेस्टिचर दे दिया, मतलब अपना हाथ रख दिया कि इस पर, इल्तुतमिश के लिहाजा इल्तुतमिश को वहाँ से अब कोई थ्रेट नहीं रहा मुसलमानों की जो कैलिफ था उसकी फोर्सेस से, अब ये यहाँ पर आज़ादी से रूल कर सकता था, क्योंकि वो मुसलमानों की ही हुकूमत का एक हिस्सा बनकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था उसने। ठीक हो गया। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विद राजपूत थे, राजपूत यहाँ के लोकल्स थे जो कि बड़े पावरफुल थे। ही लॉन्च कैंपेन ऑन राजपूत इन 1226, डिफीटेड चौहान्स, आल्सो सफर्ड हेवी लॉसेस, फाइनली सब्जुगेटेड खोकर्स इन 1235। ये जो आपके डोमेस्टिक वॉरियर्स थे उनके साथ डिफरेंट वॉर्स थी, ये लिहाजा चलती रहीं, उनको भी आपने क्या किया, अपने कंट्रोल में कर दिया। एन एस्टिमेट ऑफ इल्तुतमिश, इसे क्या, इसका क्रिटिकल एनालिसिस आप समझ लें। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ एम्पायर ऑफ दिल्ली, अब रियल फाउंडर तो ये है क्योंकि इसने शुरू तो नहीं किया यहाँ से हुक्मरानी, लेकिन यहाँ पर हुक्मरानी को कायम करना, उसको तसल्लत देना, उसे कंट्रोल देना, कंसोलिडेट करना, ये सारे काम इसके थे। ठीक है, डॉक्टर हबीबुल्लाह ऑब्जर्व्स, डॉक्टर हबीबुल्लाह कहते हैं, हिज वाज अ रिमार्केबली सक्सेसफुल रेन, he took up Abbott's unfinished work and against heavy odds and on imperfect foundations built up a state whose sovereignty required great diplomatic skill to preserve। ठीक है, एक मतलब निढाल या अनकंसोलिडेटेड एम्पायर को आपने क्या किया, बिल्ट अप किया, उसकी फाउंडेशंस को मजबूत किया और एक डिप्लोमेटिकली भी एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर आपने खड़ी की। ठीक हो गया। एज अ कंकरर अगर आप उसे देखें, ये रियल फाउंडर तो हो गया, अब एज अ कंकरर क्या था जी, कंसोलिडेशन की थी अपने एम्पायर के, मिलिट्री कैंपेन्स उसने डिफरेंट की, लोकल जैसे राजपूत खोकर्स के ख़िलाफ़ आप देखते हैं, बाहर भी आप देखें, बिहार में आप देखते हैं, फिर इस एरिया में मुल्तान के एरिया में भी हो गए थे, जीनियस भी था साथ। ठीक है, सर वोल्सले हैग सेज what he accomplished by himself। ठीक है, often in the face of great difficulties, इंतहाई मुश्किल हालात में भी उसने अपने सर पर बहुत मुश्किल पहाड़ उसने सर किए। ठीक हो गया। एज अ बिल्डर क्या था, कुतुब मीनार उसने बनाया, जो अपने मास्टर कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में जो शुरू था उसे उसने कंप्लीट किया। मस्जिद मैग्निफिसेंट इसने बनाई अजमेर में। ठीक है, एज अ मैन क्या था, लवर ऑफ जस्टिस था, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, एज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड कल्चर क्या था, ये इसकी बड़ी क्वालिटी थी। ठीक है, पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर था। शेख बाउद्दीन ज़करिया जो सूफी आलम थे, एंड ख्वाजा कुतुबुद्दीन, फिर बख्तियार खाकी वर फ्रेंड्स ऑफ सुल्तान। ठीक है, ये जो बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी है मुल्तान में जिनके नाम पर, उनके वो इनके किसके थे, फ्रेंड्स थे इल्तुतमिश के। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन मॉनेटरी सिस्टम, एज ही वाज अ ग्रेट मोनियर,
ही वॉज इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस सिल्वर टांका एंड कॉपर डिजिटल। उस टाइम के आप समझ लें एक तरह के सिक्के थे जो इसने इंट्रोड्यूस किए सिल्वर और कॉपर के। ठीक हो गया। मींस ये आपका इकोनॉमिक फ्रंट्स पे आपको नज़र आता है इसका इसकी कंट्रीब्यूशन। एट द एंड आप देखें कंक्लूजन क्या है जी। नोटेबल अचीवमेंट्स थी इसकी। सेविंग इन्फेंट टर्किश किंगडम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो वो जैसे हाथ से निकल रही थी, बिहार से भी और मुल्तान से भी निकल रही थी, उससे उसने कंसोलिडेट किया। और जो इन्फेंट जो किंगडम थी, मींस अभी उसके मास्टर ने ही उसकी बुनियाद रखी थी, वो ख़त्म होने वाली थी, उसने उसे सेव किया। ठीक है, फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, गिविंग इट फर्स्ट टाइम लीगल स्टेटस। वो जो आपने बुखारा के जो हुक्मरान थे उसका जो इन्वेस्टिचर हासिल किया, उसकी वजह से आप कैलिफ के साथ मिलकर यहाँ पर हुक्मरानी करने लगे, लीगल बना लिया अपने आप को, मुसलमानों से उसका थ्रेट ख़त्म हो गया। इंश्योरिंग सक्सेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है, कंसोलिडेटेड एम्पायर, उसने क्या किया, अपने सक्सेशन दी आगे अपने चिल्ड्रन तक उसको फैलाया। मीन्स जब आप अगर ट्रांसफ़र ऑफ पावर करते हो अपनी औलाद तक, तो आप इट मीन्स आपके हाथ में जो हुकूमत है वो कंट्रोल्ड है, वरना आप इस काबिल नहीं होते कि आप किसी के हाथ ट्रांसफ़र कर सको। ठीक है, क्योंकि उस टाइम डेमोक्रेसी तो थी नहीं, कोई सिस्टम तो था नहीं, यही सिस्टम चलता था, किंग अपने बेटे को हुक्मरानी ट्रांसफ़र करता था। तो इससे पहले ऐसा नहीं होता था, इसने अपने बच्चों को ट्रांसफ़र किया और काफ़ी सक्सेसफुली किया था। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो कि CSS PMS में और डिफरेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि इल्तुतमिश ने फ़लाँ जंग में कितने लोगों को मारा था, फ़लाँ जंग में क्या हुआ था, नहीं, इवेंट्स नहीं पूछे जाते। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, हु वाज ही, हाउ कैन यू से हिम दैट ही वाज अ रियल फाउंडर ऑफ ममलूक एम्पायर या स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, फिर उसके बाद जो एस्टिमेट आपको बताया, डिफरेंट पॉइंट से क्रिटिकल एनालिसिस किया है, इन्हीं एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।